नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इस समय आप देख रहे हैं कि आपके अपने ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल के द्वारा टीजीटी पीजीटी का बाकायदे सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करवाया जा रहा है। इस समय जो चल रहा है प्रैक्टिस सेट का सिलसिला और फिर लेक्चर वीडियो का, वह नाटक के विकास से चल रहा है। इसके पहले आप लोग भारतेंदु युगीन नाटक और प्रसाद युगीन नाटक के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने नाटक के विकास पर आधारित कुछ प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे आज, और उसका विस्तार से भी उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। जो प्रश्न है उसका विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। बस टॉपिक पर चलने से पहले एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप उस वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर अच्छे अच्छे कंटेंट मैं डाल रहा हूँ और आपको 8-10 वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो 8-10 अच्छे अच्छे प्रश्न क्यूज मोड में आपको मिलेगा, जो आपका स्कोर मतलब बताएगा कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं, कितना आप कैसा आपका स्कोर जा रहा है। अपना स्कोरिंग खुद आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उससे एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि चलिए मतलब मेरी तैयारी इस हिसाब की है, ठीक है। हाँ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। वहाँ टीजीटी पीजीटी का 2021 का प्लेलिस्ट है, जीआईसी एलटी ग्रेड का प्लेलिस्ट है, फिर कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का टीजीटी पीजीटी का बाकायदे हल प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा। फिर नया वीडियोज़ जो इसमें हो रहा है टीजीटी पीजी 2022 का, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के 100 से ज़्यादा वीडियो आपको वहाँ से मिलेगा, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको वहाँ से मिलेंगे। एक बार अवश्य आप देख लीजिएगा, उस प्ले लिस्टों को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी नाटकों के विकास के क्रम में किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ माना जाता है। मतलब हिंदी नाटक का विकास क्रम जो है किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ माना जाता है। तो आप जानते हैं कि नाटक का विकास भारतेंदु युग से ही शुरू हुआ। और भारतेंदु जी काफ़ी अच्छे मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं, और ये इसकी संख्या लगभग आप जानते हैं 17 नाटक ये लिखे हैं। तो इसलिए जो है कि ये इसके बारे में आप अच्छी तरह से जान लीजिए, ठीक है ना। और जहाँ तक उपेंद्रनाथ अश्क के नाटकों की बात है, उपेंद्रनाथ अश्क का जो नाटक है, इसमें एक नाटक है लक्ष्मी का स्वागत। इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, चाहे नहीं बल्कि नोट कर ही लीजिए, ठीक है ना। लक्ष्मी का स्वागत, ये इसका नाटक है, ठीक है। फिर उसके बाद से स्वर्ग की झलक है, इनका अच्छा एक नाटक है, काफ़ी चर्चित है। क्या? स्वर्ग की झलक, स्वर्ग की झलक, ठीक है ना, स्वर्ग की झलक। फिर छठा बेटा भी इनका एक काफ़ी चर्चित नाटक है, छठा बेटा, ठीक है ना, छठा बेटा। और फिर अंजो दीदी, क्या? अंजो दीदी, अंजो दीदी जो कि इनका एक काफ़ी चर्चित नाटक है, ठीक है ना, अंजो दीदी। तो इसको आप जान लीजिए। जहाँ तक जयशंकर प्रसाद के नाटकों की बात है, आप इसको जानते ही हैं कि मतलब इनके अच्छे अच्छे जो नाटक हैं, काफ़ी ऐतिहासिक नाटककार भी माने जाते हैं। और इनके नाटकों की बात अगर किया जाए तो चंद्रगुप्त है, ठीक है ना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, और ध्रुव स्वामिनी इनका अंतिम नाटक माना जाता है, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है ना। जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सब जो है मतलब इनके चर्चित नाटक हैं, ठीक है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। सन 2000 से सन 1900 से 1950 तक के कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है। मतलब ये 1900 से 1950 का जो समय है, यह किस नाटककार के मन किस युग के रूप में, किस नाटककार के युग के रूप में मतलब माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रसाद युग, ठीक है ना। यानी कि 1900 से 1950 का युग जो कि प्रसाद युग माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था, ठीक है ना।
तो दोस्तों रत्नावली नाटक जो है ये वास्तव में यह एक संस्कृत नाटक है, ठीक है ना। यह संस्कृत मूल रूप में जो कि संस्कृत में ही लिखा गया है और यह एक संस्कृत नाटक है, ठीक है। तो आपका उत्तर यही हो जाएगा कि संस्कृत से इसका अनुवाद हुआ था, लेकिन वास्तव में सही बात है कि संस्कृत से इसका अनुवाद हुआ था बांग्ला में, और बांग्ला से फिर जो है कि इसका अनुवाद जो है कि ये किए हैं रत्नावली का, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। और अगर रत्नावली नाटक की बात अगर किया जाए तो रत्नावली नाटक एक अपूर्ण नाटक है, आप इसको जान लीजिए। कैसा नाटक है? यह एक अपूर्ण नाटक है, यह पूर्ण नहीं है, ठीक है ना, अपूर्ण नाटक है ये। आगे देखिए, अगर प्रश्न नंबर 4 की बात किया जाए तो इसमें से कौन सा भारतेंदु युग का मूल नाटक नहीं है? मतलब भारतेंदु युग का कौन सा मूल, सॉरी भारतेंदु युग नहीं, सॉरी भारतेंदु का कौन सा मूल नाटक नहीं है? तो आप देख सकते हैं पाखंड विडंबन की अगर बात किया जाए, पाखंड विडंबन, तो आप जानते हैं पाखंड विडंबन इनका जो है कि अनुदित नाटक है। क्या है? अनुदित नाटक है। और पाखंड विडंबन जो है कि किस नाटक का अनुवाद है यह भी जान लीजिए। तो पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय, क्या? प्रबोध चंद्रोदय, चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय का ये क्या है? एक रूपांतर है, और यह भी मूलतः संस्कृत से ही ये लिया गया है, ठीक है ना, संस्कृत से लिया गया है। हाँ मित्रों, एक चीज़ यहाँ जान लीजिए कि अभी हम बताएं कि रत्नावली नाटक जो है कि यहाँ से संस्कृत से बांग्ला की बात हम की है, ये ऐसा नहीं है। ये संस्कृत से ही मूल रूप में ये जो है कि इसका अनुवाद भारतेंदु जी ने किया है। क्योंकि विद्या सुंदर नाटक, जो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए, विद्या सुंदर नाटक जो है वह संस्कृत के चौर पंचाशिका से यह लिया गया है, और चौर पंचाशिका का अनुवाद बंगला में हुआ विद्यासागर के रूप में, और विद्यासागर से तब जा करके ये विद्या सुंदर के रूप में भारतेंदु जी ने उसका अनुवाद किया है। तो इसको थोड़ा सी, इस तथ्य को एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ आगे देखिए, और जहाँ तक और नाटकों की बात अगर हम लोग करें, अगर सती प्रताप की अगर बात किया जाए तो सती प्रताप पाखंड विडंबन बारे में आप जान चुके हैं कि यह इनका जो है कि ये एक मूल नाटक नहीं है, यह इनका कौन सा नाटक है? यह अनुदित नाटक है। लेकिन सती प्रताप की बात अगर किया जाए तो सती प्रताप का अगर रचना काल की बात किया जाए तो 1883 है। क्या है? 1883, 1883 में इसको मतलब भारतेंदु जी ने इसकी रचना किया। और यह क्या है? एक पौराणिक नाटक है, पौराणिक नाटक। अगर नाटक का प्रकार अगर पूछता है तो क्या है? पौराणिक है। और इसमें इसका विषय वस्तु क्या है? तो सावित्री और सत्यवान के पौराणिक कथा पर आधारित है। सती सावित्री जो थी, तो सावित्री और सत्यवान की कथा पर आधारित है, सत्य सावित्री और सत्यवान, ठीक है। ये जानना आपको जरूरी है, ठीक। नील देवी की जहां तक बात है, अगर नील देवी की बात किया जाए तो यह नील देवी एक गीत रूपक है। क्या है? गीत रूपक एक है, इसको जान लीजिए। रूपक है लेकिन क्या है? गीत रूपक है। और इसके अगर रचना काल की बात किया जाए तो 1881 ईस्वी है। क्या? 1881 ईस्वी है, ठीक है ना। और इसमें राजपुतानी जो छत्राणी है उसके आन बान की बात के बारे में बताया गया है, और ये नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा भी इसमें स्थापित की गई है। और अंधेर नगरी आप जानते हैं यह एक प्रहसन है, ठीक है ना, यह एक प्रहसन है। और इसको जो है कि एक व्यंग्य के रूप में भारतेंदु जी ने यह प्रदर्शित किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा देखा जाए, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस किस नाम से किया है? तो आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, दुर्लभ बंधु के नाम से। किस नाम से किया है? दुर्लभ बंधु के नाम से इसका अनुवाद इन्होंने किया है। और ये वास्तव में यह नाटक किसका है? तो विलियम शेक्सपियर का है। किसका है? विलियम शेक्सपियर, ठीक है ना, विलियम शेक्सपियर का जो है कि ये नाटक है।
और इसका अंग्रेजी मूलतः जो कि अंग्रेजी में है और फिर दुर्लभ बंधु के नाम से भारती जी ने इसका अनुवाद किया है। आइए छठवां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। श्री चंद्रावली नाटिका, श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि चंद्रावली कही चाहे श्री चंद्रावली कही, बात एक ही हुआ, यह जो है कि भारतेंदु जी का ही नाटक है। किनका है? भारतेंदु जी का नाटक है भारतेंदु जी का। और इसका जो रचना काल की अगर हम बात करें चंद्रावली नाटिका का, तो यह है 1876। 1876 जो है कि यह है। तो इन तथ्यों को आप याद रखिए, ठीक है। प्रसाद जी के नाटकों के बारे में आप जानते ही हैं, इसके पहले अभी जिक्र हम किए ही हैं। जहाँ तक भुवनेश्वर जी के नाटक की बात अगर करें तो भुवनेश्वर जी के कुछ नाटक हैं, जिसका नाम है तांबे का कीड़ा, तांबे का कीड़ा, तांबे कीड़ा। कारवां इनका एक नाटक है, कारवां काफ़ी चर्चित है, कारवां। और स्ट्राइक एक नाटक है, स्ट्राइक, यह भी काफ़ी चर्चित है, स्ट्राइक। ये सब मतलब इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। और जहाँ तक धर्मवीर भारती की बात अगर किया जाए तो धर्मवीर भारती भी कुछ नाटकों की रचना इन्होंने किया है। इनका एक नाटक है नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी, ठीक है। और इनका एक नाटक और आता है जिसका जिक्र होता है नीली झील, नीली झील। और एक और नाटक का जिक्र होता है सृष्टि का आखिरी आदमी, सृष्टि का आखिरी आदमी, सृष्टि का आखिरी आदमी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सातवां हम लोग देख लेते हैं। जो सातवां है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? पूछ रहा है कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। तो आप जानते हैं कि सती प्रताप तो है, प्रेम योगिनी भी है, वैदिकी हिंसा, हिंसा नभ होती है भी है, कारवां नहीं है, ठीक है ना। कारवां नहीं है, तो कारवां किनका है? अभी आप पढ़े हैं, भुवनेश्वर प्रसाद का है। किनका है? भुवनेश्वर प्रसाद का, भुवनेश्वर प्रसाद का है ये, ठीक है। चलिए हम लोग आठवां प्रश्न देखते हैं। विशस्य विषमौषधम नाटक के रचयिता का नाम बताइए। बहुत चर्चित है, आप अच्छी तरह जानते भी हैं। ये किनका है? भारतेंदु जी का है, ये भारतेंदु जी का नाटक है। और जहाँ तक लक्ष्मी नारायण मिश्र की बात अगर किया जाए, लक्ष्मी नारायण मिश्र, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटक का, समस्या नाटक का जन्मदाता, जन्मदाता, एक मिनट, समस्या नाटक का क्या? जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है ना। जन्मदाता कहा जाता है किसको? लक्ष्मी नारायण मिश्र को। और जहाँ तक लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों की बात अगर किया जाए, इनके अगर नाटक की बात अगर किया जाए, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक की बात अगर किया जाए, तो इनके जो महत्वपूर्ण नाटक हैं वो जान लीजिए। क्या है? सन्यासी, सन्यासी। इनका एक और चर्चित नाटक है राक्षस का मंदिर, राक्षस का मंदिर, राक्षस का मंदिर। और इनका एक और चर्चित नाटक है सिंदूर की होली, सिंदूर की होली, ठीक है। और इनका एक और चर्चित नाटक है वितस्ता की लहरें, वितस्ता, वितस्ता की लहरें। तो ये इनके चर्चित नाटक हैं, ठीक है ना। जहाँ तक अगर विष्णु प्रभाकर की बात अगर किया जाए, विष्णु प्रभाकर की, तो विष्णु प्रभाकर का कुछ महत्वपूर्ण जो नाटक है, एक नाटक है जिसका नाम है, एक नाटक है जिसका नाम है डॉक्टर। क्या नाम है? डॉक्टर।
फिर इनका एक और चर्चित नाटक है युगे युगे क्रांति। युगे युगे क्रांति, युगे युगे क्रांति। फिर इनका एक और नाटक है समाधि। ये 3 नाटक इनके बहुत ही चर्चित हैं। आइए हम लोग अगला 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? ठीक है ना। तो प्रबोध चंद्रोदय अभी इसका जिक्र हुआ है। ये प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद जो है कि किस नाम से किया? पाखंड विडंबन के नाम से किया है। किस नाम से किया है? पाखंड विडंबन के नाम से किया है। कब इसका मतलब अनुवाद किए थे? तो 1872 ईस्वी में किए थे। यह भी आप इसे याद रख लें, ठीक है ना। जहाँ तक नील देवी की बात है तो नील देवी का चर्चा अभी हम किए हैं कि 1881 में जो है कि इसका ये प्रकाशन हुआ था, मतलब 1881 में इसकी रचना हुई थी, ठीक है। और जहाँ तक धनंजय विजय की बात है तो धनंजय विजय जो है कि वास्तव में संस्कृत का जो मूल नाटक धनंजय विजय है कांचन कवि का, उन्हीं का सीधा सीधा अनुवाद है। और इसके प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें तो 1873 ईस्वी है, ठीक है ना। अगर इसके बाद और भी इनके जो जो चर्चित नाटक हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसको जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है ना। रत्नावली की अगर बात किया जाए तो रत्नावली 1868 का है। ये कब का है? 1868 का है। तो ये सब तथ्यों को आपको याद करना जरूरी है। आइए 10वां प्रश्न लोग देख लेते हैं। चौर चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? तो चौर पंचाशिका का अनुवाद किस नाम से किया है? अभी इसके पहले हम इसका जिक्र किए हैं। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो अवश्य सुने होंगे कि चौर पंचाशिका वास्तव में यह चौर पंचाशिका संस्कृत का ही एक वो मतलब नाटक है। और जो बंगला भाषा में पहले हुआ इसका अनुवाद यतीन्द्र मोहन ठाकुर जी ने किया विद्यासागर के नाम से। फिर इसी को विद्या सुंदर के नाम से भारतेंदु जी ने किया, ठीक है ना। तो चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर के नाम से किया है। और ये कब किया? इसका प्रकाशन मतलब इसका काल क्या, इसका समय क्या है? तो 1868 ईस्वी है ये, ठीक है ना। 1868 ईस्वी है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भारतेंदु के पिता गिरधर गोपाल ने किस नाटक की रचना की थी? तो इनके पिताजी जो जिस नाटक की रचना किए थे उसको आप जानते हैं, नहुष। क्या है? नहुष नामक नाटक की रचना किए हैं। अगर प्रद्युम्न विजय की बात अगर किया जाए, प्रद्युम्न विजय, तो प्रद्युम्न विजय जो ये है किनका? एक रहे हैं गणेश कवि। गणेश कवि का है ये। अगर रामायण महानाटक की बात अगर किया जाए तो प्राणचंद चौहान का है। आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। क्या? प्राणचंद चौहान, प्राणचंद चौहान जी ने किया। और जानकी मंगल की बात अगर करें तो आप जानते हैं कि जानकी मंगल के जो नाटककार हैं ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अब दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा नाटक है जिसमें भारतेंदु जी ने अभिनय किया है? ठीक है ना, तो आप बताएंगे। आइए हम लोग सीधे अब चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा था? ठीक है ना। तो नाटक नामक ग्रंथ जो कि किसने लिखा था? तो भारतेंदु जी ने ही लिखा था, ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन देख लिया जाए कि जानकी मंगल जिसका मतलब रचना काल जो है कि 1868 ईस्वी है। तो जानकी मंगल नामक नाट्यकृत के रचयिता कौन है? तो जानकी मंगल के रचयिता शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगर प्रश्न नंबर 14 देख लिया जाए, भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? तो 14 का आपका हो जाएगा बी, अंधेर नगरी, ठीक है ना। आइए 15 की बात कर लिया जाए कि तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? तो 15 का आपका हो जाएगा सी, लाला श्रीनिवास दास। क्या?
लाला श्री निवास दास। ठीक है ना। और जहाँ तक रणधीर प्रेम मोहिनी की बात है, इसको एक तथ्य जान लीजिए कि इसको ये प्रथम दुखांत प्रथम दुखांत नाटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम दुखांत नाटक कहा जाता है। 16 देखिए, 16 संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? तो संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? तो ये है लाला श्रीनिवास दास। ठीक है ना। 17 देख लिया जाए, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो 17 का आपका हो जाएगा बी, बालकृष्ण भट्ट। 18 देखिए, राधाचरण गोस्वामी का कौन सा नायक परगमन स्त्री परगमन पर स्त्रीगमन की बुराइयों को उच्चारण करता है? तो 18 का आपका हो जाएगा बी, बूढ़े मुंह मुहा से लोग देखें तमाशे। बूढ़े में मुंह मुहा से लोग देखें तमाशे। 19 देख लिया जाए, अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन थे? अमर सिंह राठौर। तो अमर सिंह राठौर के जो रचयिता थे ये राधाचरण गोस्वामी जी थे। आइए 20 देख ले जाए, इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का नहीं कटा है? इसका मतलब कुछ इसमें झोल है, देख लिया जाए। पद्मिनी, रानी पद्मिनी, दुखनी बाला, महाराणा, हाँ ठीक ठीक, हाँ ये नहीं रहेगा। इसमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का है, ये जानिए। प्रश्न आप ऐसे पढ़िए। तो देखिए, इसमें रानी पद्मावती है, दुखनी बाला भी है, महाराणा प्रताप भी है। तो अब इसके पास बचा क्या? तो बचा उपर्युक्त सभी। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 21 देखिए, जेपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? तो मित्रों, जेपी श्रीवास्तव जो है कि आपके प्रहसन लेखक के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? प्रहसन लेखक के रूप में जाने जाते हैं, उसी रूप में ये विख्यात हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। आपका कमेंट हमें बल प्रदान करता है, विश्वास कीजिए, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। क्योंकि आपको हमेशा जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा प्रतिदिन, तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। अगर मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं ना, टेलीग्राम चैनल पर कुछ भी कंटेंट डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को ढूंढ लेते हैं तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे सैकड़ों वीडियो जो वहाँ पड़े हुए हैं, मतलब 100 से ज़्यादा वीडियो वहाँ पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत फायदे में रहेंगे। आगे बढ़िए, चलिए 22 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 22 मिलान कर ही लिया जाए। अंधेर नगरी किनका है? जानते हैं, भारतेंद्र जी का। अमर सिंह राठौर किनका है? अब थोड़ा ढका हुआ, आगे ऊपर बढ़ जाइए। हाँ, अमर सिंह राठौर किनका है? तो राधाचरण गोस्वामी का है। ये किनका है? राधाचरण गोस्वामी का है। दुमदार आदमी किनका है? जेपी श्रीवास्तव का है। दुखनी बाला किसका है? तो दुखनी बाला राधा कृष्णदास का है। और अंधेर नगरी भारतेंद्र जी का है ही। तो इस तरह से आप इसको मिलान कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। 23 इसमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? तो 23 का आपका हो जाएगा तप्ता संवरण। क्या हो जाएगा? तप्ता संवरण जो है यह इनका नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। बाकी बृहन्नला तो है, वीणी संहार तो है, और कलिराज की सभा भी है। 24 नंबर का क्वेश्चन, भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इसमें से क्या था? तो इसका जो शाब्दिक जो अगर उसकी बात किया जाए उत्तर की, मतलब उसका जो मतलब महत्वपूर्ण उत्तर वो यही होगा कि व्यंग्य के द्वारा समाज की बुराइयों कुरीतियों की स्थापना किया गया इसमें भारतीय युग में। 25 देखिए, चार बेचारे और उज्ज्वल नामक नाटकों के रचयिता कौन है? तो अब देखिए ये 25 का आपका हो जाएगा डी, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। आइए 26 देख लिया जाए। 26 क्या कह रहा है कि भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य शिल्प के किस तत्व का समावेश है? तो आपका 26 का हो जाएगा
डी। क्या हो जाएगा 26 का डी कि इसमें जो है अंतर्द्वंद भी है, चरित्र चित्रण भी है और कार्य व्यापार भी है। तो इस तरह से ये तीनों चीज है इसमें। आइए 27 देख लिया जाए। रणधीर प्रेम मोहिनी किस प्रकार का नाटक है? बात यहाँ आकर के फंस ही गया कि किस प्रकार का नाटक है। तो दोस्तों यह एक दुखांत नाटक है। दुखांत नाटक, और दुखांत नाटक मतलब क्या होता है कि नायक और नायिका का मिलन नहीं हो पाता है और अंत काफी दुखदाई होता है। ठीक है, आइए हम लोग अगला देख लेते हैं 28 नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि भारतेंदु युग ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। यह कथन किस आलोचक का है? तो आपका हो जाएगा 28 का सी, रामविलास शर्मा। क्या? रामविलास शर्मा। आगे देखिए 29, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है? तो आपका हो जाएगा 29 का डी। क्या? विशाख। विशाख नामक नाटक की भूमिका में यह चीज लिखा हुआ है। आइए 30 देख लेते हैं। प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? अब ये पूछ रहा है। तो आप भली भांति जानते हैं कि प्रसाद जी जो है कि एक ऐतिहासिक नाटककार हैं, इतिहास पर आधारित नाटक लिखते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है। तो कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो आपका हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन, क्योंकि स्कंदगुप्त तो है, अजातशत्रु तो है, जन्मेजय का नागयज्ञ तो है ही। ठीक है ना। आगे देखिए 32, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? तो 32 का आपका हो जाएगा बी, ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी नामक नाटक में यह बात बताई गई है। आगे 33, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है एक बार पढ़ लीजिए। आपको मैं टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड का। और अब फिर बताइए कि उत्तर क्या होगा। तो उत्तर आपका अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यही होगा, उनके नाटकों में गीत नहीं है। ये गलत है क्योंकि उनके नाटकों में गीत है। 34 देखिए, इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है? तो यह भी प्रसाद के ही नाटक में ऐसा देखने के लिए मिलता है। 35 देखिए, अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व किस नाटककार की नाट्य रचनाओं में मिलते हैं? तो 35 का आपका हो जाएगा ए, प्रसाद। ठीक है ना। यानी प्रसाद जी के नाटकों में ये सब अंतर्द्वंद, संघर्ष और व्यक्ति वैचित्र्य को दिखाया गया है। आइए 36 देख लिया जाए। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो 36 का आपका हो जाएगा ए, स्कंदगुप्त का है। किसका है? स्कंदगुप्त का। आइए 37 देखा जाए। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है? पात्र पूछा जा रहा है। तो 37 का आपका हो जाएगा सी, स्कंद गुप्त। ठीक है ना। किसका है? स्कंदगुप्त का है। आइए 38, अरुण या मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो 38 का आपका हो जाएगा बी। 38 का क्या हो जाएगा? बी। यह चंद्रगुप्त नाटक का एक अंश है, वहीं से लिया गया है। 39, प्रसाद जी के नाटक किस कारण रंगमंच के अनुकूल नहीं है? तो देखिए इसमें सही क्या है, अब मैं आपको बता दे रहा हूं
उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, तो हाँ है, लेकिन रंगमंच के अनुकूल का कोई बहुत मतलब यहाँ नहीं है। फिर दूसरा है कि भाषा संकीर्णित और संवाद बड़े-बड़े हैं, ये भी सही है। दृश्यों की संख्या अधिक है तथा कई बड़े दृश्य मंच पर प्रस्तुत नहीं हो सके। और अगला क्या है? उपर्युक्त सभी यानी कि डी। तो 39 का आपका यही उत्तर सही होगा, डी, क्योंकि सब कुछ है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।